ये जो अब आरबीआई की कमेटी की रिकमेंडेशन है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी 15% से 26% तक बढ़ा सकते हैं, इसका आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं सेक्टर पर, और इन पर्टिकुलर कौन से बैंक्स को डायरेक्ट इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा सर? देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले समझने वाली बात है, वो ये है कि आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप, यानी कि ये जो रिकमेंडेशन आई वो आरबीआई के अंदर से आई, किसी बाहर की रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब पीजे नाइक साहब की कमेटी बनाई गई थी 2014-2019 में भी रिकमेंडेशन आई, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आई, ये जो रिकमेंडेशन आई खुद आरबीआई की इंटरनल कमेटी की तरफ से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरबीआई की अपने लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं सबसे पहले आपको एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। इन रिकमेंडेशन पर हम जो भी लोग जो अपनी राय देना चाहें वो राय आरबीआई मांग रही है, और एक नियत डेट उन्होंने दी, उस डेट के बाद आरबीआई एक फाइनल गाइडलाइंस इस पर लेकर आएगी। तो ये प्रोसेस है। ये ना समझे कि जो रिकमेंडेशंस वर्किंग ग्रुप ने दी है वो लागू हो गई, या आरबीआई का सर्कुलर आ चुका कि अब ये नई गाइडलाइंस है। जी नहीं, नई गाइडलाइंस बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये उस दिशा में पहला प्रयास है। क्या फैसले लिए हैं? बड़े बोल्ड और तगड़े फैसले लिए हैं इस वर्किंग ग्रुप ने। जो सबसे बड़ी चीज कही है वो ये कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट रखने वाली एनबीएफसी बैंक्स में बदल सकती है। इससे होगा ये कि फाइनेंशियल मार्केट में सिस्टमिक रिस्क थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपने पिछले 2 सालों में देखा कई बड़ी एनबीएफसी जिसमें आईएलएफएस, डीएचएफएल और ऐसी लंबी लिस्ट है जो पूरी तरह से बिखर गई। ये सिचुएशन फिर से ना आए, इसके लिए इन्हें बैंक में तब्दील करने का एक प्रस्ताव है कि आप चाहें तो इन्हें बैंक बना सकते हैं। बैंक ज्यादा रेगुलेटेड हैं, आरबीआई की ज्यादा पैनी नजर होती है। इसका मतलब यानी कि बैंक्स फेल नहीं हो सकते, वो भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी आरबीआई की नजर एनबीएफसी से ज्यादा बैंक्स पर रहती है। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव, और ऐसे में कई सारी बड़ी एनबीएफसी से जो बैंक बनना चाहती है वो बन पाएंगी। दूसरा बड़ा प्रस्ताव ये कि अगर जो कॉर्पोरेट हाउसेज या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट हाउस अगर बैंक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी नियम आसान किए जा रहे हैं शेयर होल्डिंग को लेकर, क्योंकि आमतौर पर सब बड़े कॉर्पोरेट हाउस ज्यादा शेयर होल्डिंग बैंक में रखना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई का दबाव है कि आप ये शेयर होल्डिंग धीमे धीमे कम करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 15% से बढ़ाकर 26% तक की प्रमोटर शेयर होल्डिंग करने का प्रस्ताव है, जो काफी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को और प्राइवेट बैंक ओनर्स को पसंद आएगा। और जाहिर सी बात है ये प्रस्ताव अगर लागू हुआ तो ये जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके लिए भी लागू होगा और नए बैंक्स के लिए भी। तो अब बड़ी चीज ये है कि ये 2 बड़ी चीजें, इसके अलावा छोटे मोटे बदलाव और तय किए गए कि बैंक्स के लिए कैपिटल बढ़ाई जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कैपिटल बढ़ाई जाए। एक और बड़ा प्रस्ताव है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब आप देखते हैं ना, कई बार आपको लगता है एक तो आईडीएफसी भी लिस्टेड है, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी लिस्टेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी लिस्टेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लिस्टेड है, इक्विटास होल्डिंग भी लिस्टेड है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लिस्टेड है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों एक ही तरह की 2 कंपनियां क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कहा कि अगर इन स्मॉल फाइनेंस बैंक की होल्डिंग नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी में है तो उन्हें अलग से आप रखिए। अब इसको खत्म करने का प्रस्ताव आता हुआ दिखा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, बशर्ते कि आप दूसरे बिजनेसेस को अलग कर दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है, जिसके चलते हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्ज होते हुए दिखे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मर्ज होते हुए दिखे। आगे चलते 2 में से एक ही रह जाए और जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट दूसरी कंपनी में होता है वो कम हो जाए। लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े बैंक्स के लिए ये मुश्किल हो सकती है, मसलन एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनके ढेर सारे बिजनेसेस अलग अलग हैं, सब्सिडरीज हैं। हो सकता है आरबीआई वहां पर क्या स्टैंड ले, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगा। तो ये सारे जो बदलाव हैं जो ये किए जा रहे हैं, ये ब्रॉडली ये बदलाव है। अब जो दीप प्रपोज है इसमें से कई सारे बैंक्स और एनबीएफसी पर इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है, जो मैं आगे आपको बताता हूं। बिल्कुल। तो सर वही जानना चाहेंगे कि कौन से नाम अब फोकस में आने चाहिए इन पर्टिकुलर, अगर आप देख रहे हैं बैंक्स की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से। एंड जो बड़ा सवाल सर बनता है कि क्या ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि फाइनली आरबीआई एक्सेप्ट करेगा और ये नॉर्म्स हम इंप्लीमेंट देखेंगे और इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा इस स्ट्रक्चर में? तो मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि किन के लिए ये फायदे या नुकसान की बात होगी। देखिए, कुछ केसेस में साफ साफ यहां पर फायदा नजर आ रहा है अगर ये लागू हुआ तो। पहला, इंडसइंड बैंक।
जिसने ऑलरेडी मार्च 2020 में अपनी स्टेक, प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक जो उनकी 14.5-15% के आसपास स्टेक है वो बढ़ाने के लिए आरबीआई में अर्जी दी है। आरबीआई ने उस पर फैसला नहीं लिया है। तो अभी भी इंडसइंड बैंक अगर ये हो जाता है तो इंडसइंड बैंक को 26% तक प्रमोटर्स को, हिंदुजा ग्रुप को स्टेक बढ़ाने के लिए पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए 11% स्टेक बढ़ाने का रास्ता खुल जाता है। तो इंडसइंड बैंक के लिए ये पॉजिटिव है सेंटीमेंट के लिहाज। दूसरी पॉजिटिव है बंधन बैंक के लिहाज से, क्योंकि बंधन बैंक की भी एक होल्डिंग कंपनी बनी हुई है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, उसकी बाद में जरूरत ना पड़े। दूसरी बात यह कि बंधन बैंक के भी प्रमोटर्स है, उन्हें अपनी स्टेक नीचे लानी है, तो अब उन्हें भी स्टेक कम नीचे लानी पड़ेगी, ये बड़ा फायदा हो जाएगा। या फिर होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर वो अगर खत्म कर देंगे तो शायद उन्हें या तो जरूरत ही ना पड़े प्रमोटर्स को स्टेक नीचे लाने की, या बहुत कम पड़े। तो ये बंधन बैंक के लिए दो तरह से फायदे की बात है। बाकी बड़े बैंक्स के लिए ये देखना होगा कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का जो रूल बंद किया जा रहा है, उसके चलते हुए जो बड़े बैंक्स हैं उनकी ढेर सारी सब्सिडीज है, उस पर आरबीआई क्या स्टैंड लेगा। अब आइए एनबीएफसीज पे। एनबीएफसीज में 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स है, और अगर वो बड़े कॉर्पोरेट बैंक बनना चाहते हैं तो मसलन बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, हमारा दिवाली का पिक, एल&टी फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, ये उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं जहां पर वो बैंक्स बनने की कोशिश कर सकते हैं। साउथ की कुछ बेहतरीन एनबीएफसीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, ये भी बैंक बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो इनके लिए फायदे की बात होगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, 50,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स वाली एक और कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, वो भी बैंक बनने का प्रयास कर सकती है। सिर्फ एक कंपनी है जिसको इसका फायदा नहीं होगा, वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग के पास ऑलरेडी आईडीबीआई अब बैंक बन चुका, तो अलग से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नहीं करेगी। तो सबको एक साथ ना देखें, हर एक कंपनी के लिए आज से अलग होता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के लिए इसके फायदे की बात नहीं, क्योंकि आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी एलआईसी का है। नामकरण बदल जाए वो एक अलग बात है। तो ये एनबीएफसी ये बैंक है जिनके लिए फायदा होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, ये चार ऐसे बैंक्स हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा, जो उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के नियमों में बदलाव करने की बात की। कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सेप्टेबल होगा, आरबीआई इसे इंप्लीमेंट करेगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमने तो बात करी कि इंटरेस्ट आएगा या इनको फायदा हो सकता है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, और क्या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या फिर ये जो एनबीएफसीज हैं इंटरेस्ट दिखाएंगे कन्वर्जन के लिए? इसका आसान जवाब है 50-50, या तो आरबीआई मानेगा या नहीं मानेगा दीप। लेकिन अब तक का इतिहास जो रहा है हिंदुस्तान में कि जब भी कॉर्पोरेट हाउसेज ने बैंक्स बनाए तो वो बैंक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हों, ऐसा भी नहीं है, और कई सारे बैंक्स बंद भी हुए हैं। तो वो आरबीआई के दिमाग में कहीं न कहीं रहेगा, हमेशा दिल में कहीं न कहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि गाइडलाइंस बनना अपनी जगह, और गाइडलाइंस अक्षरशः लागू होना अलग चीज है, वो इतना आसान नहीं होगा, और वो गलत भी नहीं है। देखिए आरबीआई ऐसे ही लाइसेंस बांटती फिरे तो फिर कहने क्या, फिर तो आपके जितने ज्यादा आप लाइसेंस बांटेंगे उतने फेलियर होने के चांसेस भी बैंक्स के ज्यादा है। तो आसानी से ये नहीं होगा लागू। और अल्टीमेटली देखिए क्या है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। आरबीआई को मना करना है अगर उन्हें बैंक का लाइसेंस किसी को नहीं देना है। कारण बताने की जरूरत भी नहीं है कि दीप ने अप्लाई किया, अनिल ने अप्लाई किया, दें या नहीं देना है, नहीं देना, बात खत्म। तो उन्हें तो हाँ या ना करना है, और ऐसा इतिहास है। देखिए आप देखिए फॉर एग्जाम्पल एल&टी ग्रुप है, कोई प्रमोटर नहीं है, प्रोफेशनल कंपनी है। एल&टी ने अप्लाई किया था अपने बैंक के लाइसेंस के लिए एल&टी फाइनेंस के थ्रू, नहीं मिला। दूसरी तरफ आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है, जहां पर 26% हिस्सेदारी है प्रोमोटर्स की, उन्हें कम करना है। वहीं इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर आरबीआई की अप्रूवल नहीं आ रही। तो दो अलग अलग तरह की चीजें। एक किसी भी सिंगल एंटिटी की 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बैंक में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने कैथलीन सीरियन बैंक में प्रेम वत्सा साहब जो फेयरफैक्स के, उन्हें 50% हिस्सेदारी अप्रूव किए। तो ये कहीं न कहीं है ना, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आरबीआई है, और आरबीआई डिसाइड करेगा क्या होगा नहीं होगा। हाँ, क्या हो सकता है उसका मैं एक अंदाजा दे सकता हूं। होने में एक काम आसानी से हो सकता है, वो है कि प्रमोटर्स की स्टेक आप 15% से 26% कर दे। इसमें प्रमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई आरबीआई को नुकसान नहीं है। अब
देखिए, आरबीआई को तो बैंक्स मॉनिटर करना है। अगर प्रोमोटर की स्टेक 15% हो तब भी उतना ही करना है, 26% हो तब भी उतना ही करना है। लेकिन अगर प्रोमोटर्स का कमिटमेंट ज्यादा आता है तो दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो आसानी से हो सकती है और होना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात दीप, ये इस वक्त गाइडलाइंस आई है जब लक्ष्मी विलास बैंक फेल हुआ है, कुछ और बैंक्स के इसी तरह के आपने मामले सुने, तो इस वक्त ये जो जब ये रिपोर्ट आई है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आरबीआई का बड़ा बोल्ड मूव है कि कम से कम उन्होंने गाइडलाइंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस दिए। मैं उम्मीद करता हूं जल्द इस पर फैसला हो और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस ऐसी की ऐसी लागू होती हैं तो ये गेम चेंजर हो सकता है, बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अब मेरे लिए कहना मुश्किल है कि गवर्नर साहब ग्रुप की रिकमेंडेशन को ऐसे के ऐसे मानेंगे, नहीं मानेंगे। मानने के बाद सरकार से कंसल्ट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर हाँ करेगी, नहीं करेगी। देखिए, ये मतलब है ना, दोनों तरफ वाला मामला, इधर कुआ उधर खाई है। अगर आप अप्रूवल देते हैं तो ढेर सारे रास्ते खुलेंगे एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी सेक्टर मजबूत होगा, ज्यादा बैंक्स होंगे, ज्यादा सिस्टमेटिक काम होगा, वो है। दूसरी तरफ बैंक्स फेल्योर के केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको वो दोधारी तलवार पर चलना है। आरबीआई को इंश्योर एक ही चीज करनी होगी दीप, और वो ये कि क्या आरबीआई पूरी तरह से मॉनिटरिंग, सर्विलेंस मजबूत करके इन प्राइवेट बैंक्स को जो नए नए आ रहे हैं उन्हें मॉनिटर कर सकती है। अगर आरबीआई को ये कॉन्फिडेंस है तो फिर रास्ता आसान है, और आरबीआई को लगे कि नहीं ठीक है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, तो फिर बैंक्स के लाइसेंस मिलना। अभी भी ऑन टैप लाइसेंस तो अलाउ है, लेकिन कहां? पिछले मेरे ख्याल से जब से उन्होंने स्टेक को 10% पर लेकर आए हैं, और प्रमोटर्स की स्टेक 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंगल एंटिटी 10% से ज्यादा किसी प्राइवेट बैंक में नहीं होनी चाहिए, उसके बाद एक भी कंपनी ने, एक भी कॉर्पोरेट ने ऑन टैप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब कहीं न कहीं नए बैंक्स बनने में पुरानी जो गाइडलाइंस है वो रुकावट पैदा कर रही है, और उस रुकावट को दूर करने की कोशिश आरबीआई ने की। तो आरबीआई की कोशिश काबिले तारीफ है।